तो कैसे हैं आप सब। ये वीडियो देख रहे हैं इसलिए उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में हम एक ऐसे बैंक के शेयर के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी समय इन द सेंस करीब 8-9 महीने से एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है, और उस बैंक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर अपन इसके टेक्निकल्स को देखें तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि ये अराउंड कुछ टाइम से ये एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है। कब से ट्रेड कर रहा है ये? तो ये सितंबर 23 से आज तक ये एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है अराउंड 269 डेज। 269 डेज मतलब ऑलमोस्ट 9 मंथ से ये एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है, या कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन फेज पे। तो अगर इसके पीछे का रीज़न समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है, तो थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा अपने को। और थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो अपने को दिखता है कि ये ऑलमोस्ट मार्च 21 से मार्च 23 या अप्रैल 23 तक ये काफ़ी लंबे टाइम ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के लिए कंसोलिडेशन फेज पे था। ये 2 साल के लिए कंसोलिडेशन फेज पे था। अगर अपन अच्छे से ध्यान से और देखें तो एक चीज़ और समझ में आती है, उस बीच उसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया अराउंड 60 to 63 के बीच में। एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, उस रेजिस्टेंस क्रिएट किया। उसके बाद देखना आप, एक चार्ट पैटर्न दिख रहा है मुझे। अगेन ये कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न इसने बनाया। अब इस कप विथ हैंडल का टारगेट अगर देखें अपन, तो टारगेट कैसे होता है? ये जो कप है ये इसका हैंडल है। ये कप के बॉटम से लेके फ्रॉम द बॉटम टिल रेजिस्टेंस अपन ने इसके डेप्थ मेजर किया। इस डेप्थ को अगर ऊपर रेजिस्टेंस पे रखते हैं तो अपना नया टारगेट निकल के आता है, जो कि ऑलमोस्ट 95 के अराउंड निकल के आता है। तो इस शेयर में क्या हुआ, ध्यान से सुनना इस बात को। ये मार्च 21 से अप्रैल 23 के बीच में कंसोलिडेशन फेज पे था। उस पर इसने एक चार्ट पैटर्न डेवलप किया, कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न का नाम है। उसके बेसिस पे इसने एक नया टारगेट इसका बना उस चार्ट पैटर्न के बेस पे, जो कि अराउंड 95 के करीब आता है। अब उसके बाद इसने ब्रेकआउट कब दिया, अगर अच्छे से देखें अपन तो थोड़ा सा ग्राफ बड़ा कर लेते ताकि समझने में आसानी हो। इस वाली ग्रीन कैंडल से इसने ब्रेकआउट दिया। उसके जस्ट बाद अगले दिन उस ब्रेकआउट वाली कैंडल के ऊपर इसने अगेन क्लोज हुआ विद द ग्रीन कैंडल। इसका मतलब ब्रेकआउट कंफर्मेशन। सो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद चलना स्टार्ट कर दिया। एक बार अगर दोबारा देखें अपन तो ये 2 साल के लिए कंसोलिडेशन पे था। कंसोलिडेशन में एक चार्ट पैटर्न डेवलप किया। चार्ट पैटर्न डेवलप करने के बाद एक नया टारगेट सेट किया। नया टारगेट सेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद चल दिया। अब ये इसने अपना टारगेट कितने टाइम फ्रेम पे अचीव किया, ये एक बार चेक करते हैं। अगर देखें अपन यहाँ पे इसने अचीव किया टारगेट ऑलमोस्ट 118 डेज, 120 डेज, मतलब 4 महीने में इसने अपना टारगेट अचीव किया। तो क्या इस बैंक में अब कुछ खराबी आ गई कि फिर से कंसोलिडेशन फेज पे आ गया? नहीं, बैंक में कोई खराबी नहीं है। ये बैंक वन ऑफ द टॉप 10 बैंक्स के अंदर आता है मार्केट कैप के बेसिस पे। ऑलमोस्ट 8th रैंक है इसकी। अगर मार्केट कैप से प्राइवेट बैंक्स को देखें तो 8th रैंक है इस बैंक की। तो बैंक में कोई खराबी नहीं है। बट कंसोलिडेशन फेज, जैसा मैं पहले भी कहता हूँ, कंसोलिडेशन फेज सारी कंपनीज में आता है। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है कि अगर चलना स्टार्ट हो गई तो सिर्फ ऊपर ही जाएगा उसका शेयर, ऐसा नहीं है। कंसोलिडेशन फेज
आएगा, और ये निश्चित है कि आएगा ही। कोई भी बैंक देख लो, कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी को उठा लो आप, सब में कंसोलिडेशन फेज आता है। फिलहाल अपन इसकी बात करते हैं। इसने अपना टारगेट अचीव किया 4 महीने में, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो एक ही रेंज पे ट्रेंड कर रहा है पिछले 9 महीने से। तो अपने को क्या करना है? अपने को हमेशा एक टेक्निकल फंडामेंटल्स और बिजनेस को समझने के बाद ट्रेड करना है। टेक्निकल इन द सेंस कि कोई अगर चार्ट पैटर्न बन रहा होगा, हम तभी ट्रेड करेंगे। अब मान लो जिसने यहां पे खरीदा होगा, समझना, सुनना मेरी बात, ठीक, अच्छे से समझना। जिसने यहां पे खरीदा होगा, उसने क्या देखा होगा? उसने देखा होगा कि ये शेयर, एक मिनट में मेरी सारी चीजें क्लियर करके समझाता हूं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगी। अपन सिर्फ अभी इस फेज की बात कर रहे हैं, इस फेज की बात करें, ठीक। अब इस फेज में मान लो अगर किसी ने यहां पे खरीदा होगा या यहां पे खरीदा होगा, उसने क्या देखा होगा? उसने देखा होगा कि ये बैंक पिछले 6 महीने, 7 महीने, 2 महीने से काफी अच्छे रिटर्न्स दे चुका है, 40%, 50%, 60%, 70%। तो मैं भी उठा लेता हूं विदाउट कोई एनालिसिस किए, विदाउट कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स देखे या कुछ भी रिसर्च करके उसने सिर्फ उठाया होगा। और अब उसका क्या चल रहा होगा? वो पिछले 10 महीने, 9 महीने से उसके रिटर्न्स ऑलमोस्ट 0 या निगेटिव होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा हमें डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी है, एक चार्ट पैटर्न के बेस पे ट्रेड करेंगे। अब एक बार इसके फंडामेंटल्स पे नजर मारते हैं कि इस बैंक में कुछ खराबी है क्या। फंडामेंटल्स पे अगर जाएं तो सबसे पहले एक बारी इसके P&L को देखते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखें तो रेवेन्यूज अगर देखोगे आप तो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ दिखेगी आपको। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू है। प्रॉफिट्स में देखोगे तो प्रॉफिट ये मार्च 2023 है, मार्च 2023 के बाद थोड़ा सा गिरा, उसके बाद कांस्टेंट है। उसके पहले देखोगे अगर, उसके पहले लगातार ग्रो हो रहा था मार्च 23 तक, मार्च 23 के बाद थोड़ा सा गिरा और वो कांस्टेंट है। समझना इस बात को, इसके रेवेन्यूज लगातार ग्रो हुए, फिर पिछले 4 क्वार्टर, 3 क्वार्टर से कांस्टेंट रेवेन्यू प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। तो अब ये खराब है कि अच्छा है? ये खराब इसे नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे खराब? खराब इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अगर प्रॉफिट मार्च 23 के बाद लगातार गिरते, जैसे 816 अपने को दिख रहा है यहाँ पे, मार्च 23 में 816 दिख रहा है, उसके बाद 732 हुआ। अब 732 से भी गिरता, 700 होता, 650 होता, देन 500 या 600 के करीब घूमता, तब कहते कि अपने को वेट करना है, कंपनी डाउनफॉल में जा रही है। बट यहाँ पे ये इसका क्या हुआ? 816 के बाद 732, 732, देन 747, देन 732, देन 732, मतलब कांस्टेंट है, गिरावट नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट हमेशा बढ़ते रहेंगे, एक फेज आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी केमिकल इंडस्ट्री में एक ग्रोथ की कमी दिख रही है, रिसेशन चल रहा है आउटसाइड इंडिया मार्केट में, तो केमिकल कंपनीज के प्रॉफिट उठा लो तो वो भी इसी तरह का कुछ दिखा रहे, कांस्टेंट। मतलब इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण हो सकता है कुछ टाइम के लिए इसके प्रॉफिट एक ही रेंज पे रहे, बढ़े ना, बट अगर गिर नहीं रहे मतलब कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी वही है, कंपनी अच्छी है, ठीक। तो इस बैंक में भी यही हुआ कि लगातार रेवेन्यूज ग्रो हुए, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ इसके प्रॉफिट में भी, डाउनफॉल नहीं हुआ, खराब नहीं है ना। देन अगर ईयरली रिजल्ट्स देखें, ईयरली रिजल्ट्स में रेवेन्यूज हाईएस्ट एवर मार्च 22 के बाद 2 साल में ऑलमोस्ट डबल हुए। प्रॉफिट देखोगे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट 2942 का। बैलेंस शीट पता नहीं इसमें मार्च 24 का मुझे दिख नहीं रहा है, बट मार्च 23 तक अगर देखें अपन तो रिजर्व लगातार ग्रो हुए हैं। और अगर देखें अपन फिक्स्ड एसेट बढ़ रहे हैं,
फिक्स्ड एसेट बढ़ रहे हैं, मतलब बैंक अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है, रेंज बढ़ा रहा है अपनी, ठीक, कस्टमर बेस बढ़ा रहा है, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है। अब बैंक में आप बोरोइंग्स मत देखने लगना, बैंक का काम ही है बोरोइंग्स लेना और एडवांस देना, लोन देना, ठीक। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर एक बारी देखें, एज ऑफ मार्च 24, पब्लिक के पास 28% है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में 72% है। इसका मतलब अच्छा है, ठीक। स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होना शेयर का बहुत बढ़िया है, फ्लक्चुएशन एकदम से नहीं आते शेयर्स में। 72% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, स्ट्रॉन्ग हैंड्स इन द सेंस प्रमोटर्स के पास है, FIIs के पास है, फॉरेन इन्वेस्टर मतलब DIIs मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास है, और गवर्नमेंट के पास है। पब्लिक के पास सिर्फ 28% है, ठीक। अब एक बार अगर हम इसकी PE देखें तो इसकी PE देखें अगर, तो PE 20 के करीब है। अब 20 अच्छा है या बुरा है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि 10 के ऊपर अच्छा है, 5 के नीचे बेकार है, 10 के नीचे बेकार है, या 10 के नीचे अच्छा है, 20 के ऊपर खराब है, ऐसा नहीं होता। PE के लिए अपन क्या करेंगे, एक बारी तो इसके खुद का ही PE देखते हैं। PE रेशियो अगर जाएं, 3 साल का देखें एवरेज, 3 साल का एवरेज आता है 20.4, अभी क्या चल रहा है 20.1, मतलब 3 साल के एवरेज के अराउंड है। 1 साल का एवरेज देखें तो मीडियन PE निकल के आता है 19.4, और अभी 20 करीब है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मतलब 3 साल 1 साल अगर, मतलब अपने रेंज पे ही ट्रेड कर रहे हैं, अपने एवरेज के आसपास ही है। एक बारी बाकी बैंक से कंपेयर करें, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अपन ने देखा पीयर कंपैरिजन में, और 29 बैंक्स का PE 13 आता है। तो क्या ये ओवर वैल्यूड है? ओवर वैल्यूड मतलब इन द सेंस इसका PE तो 20 है, बट प्राइवेट बैंक्स का PE तो 13 है एवरेज। तो क्या ये बेकार? नहीं, बेकार नहीं है। बेकार क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो मीडियन आया ये 29 बैंक्स को लेके आया है, 29 प्राइवेट बैंक। इसमें काफ़ी छोटे छोटे बैंक्स में होंगे। अपन क्या करेंगे, ये वन ऑफ टॉप 10 बैंक्स हैं। तो HDFC बैंक का देख लो 19 का चल रहा है, ICICI बैंक का देख लो 18 का चल रहा है, एक्सिस बैंक का थोड़ा कम है, कोटक महिंद्रा बैंक का 19 का चल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये बैंक अपने एवरेज को मेंटेन कर रहे हैं, मतलब 3 साल का जो इसका एवरेज PE, 3 साल का, 1 साल का, 19-20 का, उसी के अराउंड है। प्लस जो बड़े बैंक्स हैं, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, इनका PE भी 19-20 के करीब है। तो इसका PE ओवर वैल्यूड नहीं है, मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी एक बड़े बैंक्स में इसका नाम भी आता है, IDFC फर्स्ट बैंक का। सो PE ओवर वैल्यूड नहीं है। आप इससे कंपेयर मत करना एक बारी कि मीडियन 29 प्राइवेट बैंक्स का PE 13 आ रहा है। 13 क्यों सही नहीं है मेजर करने का? क्योंकि ये बड़ा बैंक है और इसकी कंपैरिजन हमें बड़े बैंकों से ही करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल HDFC हो गई, ICICI हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, कोटक महिंद्रा बैंक हो गए, तो उन्हीं के अराउंड इसका PE भी है। मतलब बैंक में कोई खराबी नहीं है, बैंक बढ़िया है, इसके प्रॉफिट्स लगातार ग्रो हो रहे हैं, इसकी रेवेन्यूज हाईएस्ट एवर पोस्ट कर रही है, बैलेंस शीट में रिजर्व्स बढ़ता हुआ दिखता है, एसेट्स बढ़ते हुए दिखते हैं इसकी। और बैंकों में अगर बोरोइंग्स बढ़ रही है, ये भी एक अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि जितना ये एडवांस लोन लेंगे, बोरोइंग्स लेंगे, उतना ये सामने एडवांस या लोन दे पाएंगे। बैंक का तो काम ही यही है ना। तो अब आगे क्या ये इसका कंसोलिडेशन फेज जो अपने को ये दिखता है, ये वाला जो कंसोलिडेशन फेज अपने को दिखता है, 1 मिनट, जो कि अराउंड 9 मंथ से चल रहा है, क्या ये हमेशा के लिए कंसोलिडेट होगा? ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? इसने अभी भी जस्ट टारगेट अचीव किया है, अपना टेक्निकल टारगेट। पिछले मार्च 21 से अप्रैल 23 के बीच में कंसोलिडेशन फेज पे था ये। उसके बीच में इसने एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न डेवलप किया। उस चार्ट पैटर्न के बेस पे इसने एक नया टारगेट सेट किया, ब्रेकआउट दिया, उस टारगेट तक अचीव, और टारगेट अचीव किया इसने 4 मंथ्स में, 120 डेज में इसने अराउंड अच्छा खासा गेन दिया था। एक बार अपन परसेंटेज गेन भी देख ले तो, 1 सेकंड, सारी चीज़ें एक बार क्लियर करते हैं, जल्दी से करते हैं।
ये यहाँ पे इसने बनाया था, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 50% का गेन इसने 4 महीने में दिया था। तो इतना जल्दी बढ़ने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज सारी कंपनीज में आता है, सारे बैंक्स में आता है, इसमें भी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है अभी फिलहाल। बट ये नहीं चलेगा, क्यों? इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ मैं, कि ज़्यादा लंबे टाइम पे उसी रेंज पे ट्रेड नहीं करेगा। अगर मैं थोड़ा और पीछे चलते हैं, अगर मैं थोड़ा और पीछे जाऊं तो एक और चार्ट पैटर्न मुझे दिखता है, एक रेजिस्टेंस दिखता है मुझे। उस रेजिस्टेंस के बीच में अगेन अच्छे से सुनना, ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक? अगर इस चीज को आप देखोगे, इस ग्राफ को आप देखोगे, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था इसने 68 पे, एक बड़ा सा कप विथ हैंडल बन रहा है, बड़ा सा कप विथ हैंडल। बड़ा सा मतलब ये इसका कप हो गया, ये वाला पोर्शन इसका कप हो गया, ये वाला इसका हैंडल हो गया। और यहाँ से टारगेट कितना आता है इसका, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कप अगर मेजर करें अपन, एक सेकेंड, अगर देखोगे आप बॉटम ऑफ द कप यहाँ पे अराउंड है, और यहाँ से एक 120 एक बड़ा सा कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न दिखता है, जिसका टारगेट अराउंड 120 का नजर आता है। ब्रेकआउट भी हो चुका है, देखना ये ब्रेकआउट, ये है ब्रेकआउट। एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लें ताकि अपने को समझने में आसानी हो। ये वाली कैंडल ब्रेकआउट, ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन हमेशा ग्रीन कैंडल के साथ होनी चाहिए। ग्रीन कैंडल इन द सेंस बाइंग के साथ। इस वाली कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया, एंड देन ग्रीन कैंडल के साथ ही कंफर्मेशन आना चाहिए। उसके बाद इसने एक रेड कैंडल पे क्लोज किया, देन ये क्लोज हुआ, इसका कंफर्मेशन यहाँ पे हुआ, ठीक? मतलब ये चार्ट पैटर्न इसने बनाया है, ब्रेकआउट हो चुका है, उसके बाद चलना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। ये देखोगे अगर आप, ये चलना स्टार्ट किया, देन थोड़ा सा नीचे आया, बट अभी भी ये चार्ट पैटर्न वैलिड क्यों है? क्योंकि ये इसके रेजिस्टेंस से नीचे नहीं गया। ये जो रेजिस्टेंस अपने को 70-69 का था, उसके नीचे एक बार भी अगर आप देखोगे तो इस रेंज पे ट्रेड किया है, बट एक बार भी रेजिस्टेंस के नीचे नहीं गया। रेजिस्टेंस के नीचे जाता भी तो हैंडल के नीचे नहीं जाना चाहिए, बट स्टिल इसने रेजिस्टेंस के नीचे नहीं गया, मतलब ये चार्ट पैटर्न वैलिड है। थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेशन फेज पे है ये, बट 120 इसका टारगेट है, 120 जाएगा ये। क्यों? क्योंकि अपन ने फंडामेंटल्स देख लिए और बिजनेस देखने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स है। आप अगर सर्च करोगे, एक मिनट में देखा भी देता हूँ आपको, अगर टॉप 10 पहले से मैंने सर्च करके रखा होगा शायद, टॉप 10 प्राइवेट बैंक्स इन मार्केट कैप में अगर आप जाओगे फोर्ब्स इंडिया के अकॉर्डिंग, इस पे देखोगे अगर 8th रैंक में IDFC फर्स्ट बैंक आता है। मतलब बैंक बड़ा है, बड़े बड़े बैंकों के साथ इसका नाम भी लिया जाता है। मैं तो इस टाइम पे फिलहाल हर दूसरी कंपनी पे, जिस पे भी ऑडिट वगैरह कहीं भी जाऊँ तो हर दूसरी कंपनी पे ही देख रहा हूँ कि IDFC फर्स्ट बैंक पे तो एटलीस्ट लोन लेके रखा है या बैंक में अकाउंट है इनका। तो बैंक बड़ा है, नो डाउट, इसके बिजनेस को देखने की जरूरत नहीं है अपने को। रेवेन्यूज, हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज पोस्ट कर रही है। प्रॉफिट्स मार्च 23 के कंपैरिजन में थोड़ा सा गिरा इन द सेंस कि एक ही रेंज पे है इसका प्रॉफिट 732 के अराउंड, बट
कोई ख़राबी वाली बात नहीं। 1 2 3 क्वार्टर्स किसी भी अच्छी कंपनी के ख़राब हो सकते हैं, बट वो परमानेंट ख़राब नहीं रहेंगे, वो फिर से बढ़ेंगे। और बैलेंस शीट अपन ने देखा, रिजर्व्स लगातार ग्रो हो रहे हैं, बोरोइंग्स बढ़ रही है कंपनीज की। बैंक्स में बोरोइंग्स बढ़ना अच्छी बात है, समझना। अब इसने एक चार्ट पैटर्न बनाया था, उस चार्ट पैटर्न के बाद 4 महीने में इसने टारगेट अचीव किया। अब इतना जल्दी टारगेट अचीव करने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज आया थोड़ा सा, जो कि अभी भी चल रहा है। बट अगर लॉन्ग टर्म में देखें, लॉन्ग टर्म में इसने एक बड़ा सा कप विथ हैंडल बनाया, ये वाला। अपना टारगेट 120 का आता है, ब्रेकआउट दे चुका है। बट फिर से बात वही आती है कि कब ये अपना टारगेट अचीव करेगा। तो ये फिर से मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा जो पिछले वीडियो में रिपीट करी थी कि ये स्टॉक मार्केट है और अनसर्टेनिटीज़ हमेशा रहेगी। सरकारें गिर सकती हैं, पॉलिसीज़ चेंज हो सकती है, आरबीआई का नया कोई रेगुलेशन आ सकता है, पैंडेमिक फिर से वापस आ सकता है, और इनकम टैक्स की रेट बढ़ सकती है, जीएसटी की रेट बढ़ सकती है, और शेयर 20% 25% नीचे गिर सकता है। बट कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी का बिजनेस बढ़िया है। बैंक्स वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स में नाम लिया जाता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। 120 का टारगेट नज़र आता है और ब्रेकआउट इसने दे चुका है, ब्रेकआउट दे दिया है। अब कब तक में ये अचीव करेगा टारगेट, इसकी सर्टेनिटी नहीं है। बट मुझे क्या लगता है, थोड़े टाइम के लिए और कंसोलिडेशन फेज पे जाएगा, मतलब थोड़ी टाइम के लिए और भी कंसोलिडेट होगा, ये उसी रेंज पे ट्रेड करेगा 2 महीने 3 महीने। बट मैक्स टू मैक्स कितना भी हो, 1 साल से ज़्यादा 120 पहुंचने में टाइम नहीं लेगा, क्योंकि बैंक बहुत बढ़िया है। और एक चीज़ अगर देखें अपन, तो अभी कितने % का गेन दिखता है। अगर मैं आज जिस डेट पे वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम से 45% का गेन दिखता है। तो 1 साल ले लेता है, चलो 1 साल दे दिया, 1 साल भी अगर ये ले लेता है तो कोई खराबी नहीं। 45% गेन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस एफडी का रेट 8% 9% मिल रहा है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स आपके पास हैं, 20% 15% 25% से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देंगे, और 45% गेन 1 साल में आता है, कोई खराबी नहीं है। अब एक चीज़ हमेशा देखना कि कोई भी बड़ी कंपनी को उठा लेना, उसमें देखना कि ये कंसोलिडेशन फेज ज़रूर आया है। एकदम से बढ़ने के बाद थोड़े टाइम के लिए एक ही रेंज पे ट्रेड किया है, या फिर थोड़ा सा नीचे आया है, उसी रेंज पे ट्रेड किया है। इसीलिए ये डिसिप्लिन ट्रेडिंग ज़रूरी हो जाती है। और अगर अपन इस पे देखें भी तो ये पिछले यहाँ से अपन ने देखा था ऑलमोस्ट 2 साल के लिए एक ही रेंज पे ट्रेड किया इसने। उसके बाद एक चार्ट पैटर्न बनाया, देन ऊपर गया, अपना टारगेट अचीव किया, थोड़े समय के लिए फिर से कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा है ये। बट एक बड़ा सा कप विथ हैंडल इसने बनाया है। उस बड़े से कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट 120 का नज़र आता है, और 120 का टारगेट हिट होता हुआ मुझे ज़्यादा समय नहीं दिखता। थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेशन फेज इसका चले डेफिनेटली, बट 1 साल भी ले लेता है तो आज की डेट से 45% का गेन है। 83 का प्राइस चल रहा है, 120 मतलब 45% का गेन है। और 45% का गेन अगर 1 साल भी ले लेता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बैंक पे काफ़ी टाइम से मेरी नज़र थी, बहुत टाइम से एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा था। इस शेयर में कोई ख़राबी नहीं है। लॉन्ग टर्म में अपना टारगेट, लॉन्ग टर्म बोल रहा हूँ, 1 साल में अपना टारगेट अचीव करता हुआ दिखता है। और इसका टारगेट क्या है, 120, जो कि ऑलमोस्ट 45% का गेन है अब से। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना कि मैंने तो अपनी एनालिसिस करके आपको बता दिया चीज़ें, मैंने देखा, फाइनेंशियल देखे, आपको बताया बैंक वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स है, टॉप 10 में आता है प्राइवेट बैंक्स में। बट आप शेयर खरीद लोगे मेरे कहने पे, और फिर हो सकता है 5% 10% डाउन चला जाए, आप कहोगे अरे ये तो बेकार शेयर खरीद लिया। बट जब आप खुद बैठोगे ये चीज़ें करने, आप खुद देखोगे, टेक्निकल्स देखोगे, आप चार्ट पैटर्न देखोगे कि कब ये इसने पहले कैसे काम किया, इसका चार्ट पैटर्न अब कैसे बन रहा है, आप इसके फाइनेंशियल समझोगे, ऑडिटेड रिपोर्ट्स देखोगे, एनुअल रिपोर्ट्स देखोगे, कॉन कॉल्स देखोगे जो आफ्टर एवरी क्वार्टर होते हैं, कंडक्ट होते हैं, आप पढ़ोगे थोड़ा डिटेल्ड में इसके बारे में,
तब आपको खुद की कन्विक्शन आएगी, और खुद की कन्विक्शन आएगी फिर आप अगर शेयर खरीदते हो तो शेयर के 5% 10% खरीदने के बाद नीचे जाने पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जैसे मैंने बता दिया, किसी और ने बता दिया और आपने शेयर खरीद लिया, 2% भी नीचे गया तो आपको लगेगा ये बैंक बेकार है, अरे मैंने तो बेकार खरीद लिया, ये ऊपर ही नहीं जाएगा। इसलिए बोलता हूँ कि आप अपनी खुद की कन्विक्शन लाओ, और तब आप कॉन्फिडेंस खुद के अंदर आएगा, तब आप एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर पाओगे, वरना किसी के कहने पे हमेशा खरीदते रहोगे और नीचे जाओगे। इसीलिए स्टॉक मार्केट में हमेशा 2% या 3% लोग ही पैसा कमाते हैं और 94%, 98%, 97% लोग पैसा गंवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा इसी चीज़ पे रहते हैं कि टीवी पे देख लिया, किसी शेयर के बारे में बात चल रही है और ख़रीद लिया। खुद का रिसर्च नहीं करते, खुद की कन्विक्शन नहीं लाते। तो खुद की कन्विक्शन लाओ आप, फिर ट्रेड करोगे तो आपको मज़ा आएगा, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, और शेयर के 10%, 5%, 20% नीचे जाने पे भी आपको कोई खराबी नहीं दिखेगी। आपको पता हुआ है कि हमने अपनी एनालिसिस करी है, फंडामेंटल्स को समझा है, उसके बिजनेस को समझा है, और चार्ट पैटर्न के बेस पे ट्रेड किया है, तो टारगेट तो हिट होगा। हो सकता है 1 साल ले, 2 साल ले, 6 महीने ले, बट टारगेट हिट होगा। सेम वे अभी IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें अपन, तो 120 का टारगेट हिट करता हुआ दिखता है। अगर आपके पास पहले से है तो आप होल्ड करके रखो, और या फिर और भी ले सकते हो। अगर आप अभी खरीदना चाहते हो कोई शेयर, तो नो डाउट IDFC फर्स्ट बैंक इज़ अ गुड बाय। रिकमेंडेशन है, कोई वो नहीं है कि आपको खरीदना ही है, एक रिकमेंडेशन है कि इज़ अ गुड बाय IDFC फर्स्ट बैंक। और आपके पास पहले से है तो आपको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट जैसे अभी इसने एक टारगेट अचीव किया, अपन ने देखा कि 2 साल मार्च 21 से अप्रैल 23 के बीच में कंसोलिडेशन फेज पे था। उस टाइम पे इसने एक चार्ट पैटर्न डेवलप किया, और नोटिस किया होगा आपने, तो चार्ट पैटर्न हिट किया, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज आ गया। इसलिए हमें हमेशा टेक्निकल पैटर्न्स के अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट करना चाहिए, और टारगेट अचीव करने के बाद उसे बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब वो शेयर कंसोलिडेट होगा, या हो सकता है उसके बाद 50% और बढ़ जाए, बट हमें नहीं पता ना। अभी तो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ क्या हुआ, कंसोलिडेशन फेज आ गया। अब जिसने ऊपर की रेंज पे खरीदा होगा 98, 95 पे, उसे पता होगा ना कि पिछले 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने में इसने कोई रिटर्न ही नहीं दिया है, उसी रेंज पे ट्रेड कर रही है। तो इसलिए हमेशा एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग हमें करनी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, और IDFC फर्स्ट बैंक इज नो डाउट अ गुड बाय। थैंक यू।